अच्छा जी बेटा, हम लोग अपना मई जून 24 पेपर 23 वाला जो वेरिएंट था उसको हम लोगों ने आज कंप्लीट करना है। और ये पेपर भी हमारा फिर हो जाएगा। इस तरह हमारे 3 पेपर्स अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएंगे। आप लोग की वैसे ही मैंने क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ा दी हैं, क्योंकि मुझे टोटल 8 पेपर्स आप लोगों को करवाने हैं बिफोर योर एग्जाम। अच्छा, कल आप लोगों का मॉक भी है बेटा ऑनलाइन, तो ज़रा तरीके से तैयारी करके रखिएगा। अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 मैंने आप लोगों को पहले भी ये बात बताई हुई है, मैं वापस से बता रहा हूँ कि बेटे जो चीज़ आप लोगों ने पार्ट 1 में लिख दी है पार्ट बी में वो रिपीट नहीं होती। तो अब देखो, मुझे तो आदत हुई हुई है पेपर्स करने करवा करवा के, तो मुझे पता है किस क्वेश्चन में क्या चीज़ आएगी। बट आप लोगों के लिए टेक्निक में बता रहा हूँ कि ऑलवेज रीड पार्ट बी फर्स्ट, और उसको समझ लो कि यार क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो पार्ट बी में आएंगी, ताकि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि मैंने वो चीज़ पार्ट 1 में नहीं लिखनी, ताकि मैं पार्ट बी में फिर आसानी से लिख सकूं उस चीज़ को। ठीक है? तो आप लोगों का ये एक एक तरीका होना चाहिए काम करने का, कि आप लोग पहले पार्ट बी पढ़ लिया करें, उसके बाद पार्ट 1 पे आया करें। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 क्या कहता है? विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। बेटा देखो, जब वो ये बात कह देता है ना कि विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ये जो डायग्राम है ये फिर नॉलेज का पार्ट बन जाती है। समझे? ये डायग्राम फिर नॉलेज का पार्ट बन जाएगी। फिर जब आप उसको एक्सप्लेन करेंगे वो एनालिसिस का पार्ट बन जाएगा। विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एक्सप्लेन हाउ इंक्रीजेस इन एग्रीगेट डिमांड अफेक्ट द लेवल ऑफ रियल आउटपुट। बेटा देखो, पहले यहां तक रुक जाओ, यहां तक रुक जाओ। कहता है कि भाई डायग्राम बना के मुझे ये बता दो कि अगर तुम्हारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो उससे तुम्हारे रियल आउटपुट के ऊपर क्या अफेक्ट आता है। मैंने आप लोगों को बहुत मतलब डिफरेंट तरीके से बताया हुआ है कि यार अगर आपका एडी बढ़ता है तो आपके पास मल्टीप्लायर इफेक्ट भी आता है शुरू शुरू में। यानी कि इस टाइम पे आपका रियल आउटपुट का मतलब क्या है? रियल जीडीपी ये बढ़ रहा है सही है। लेकिन अगर एक ऐसी सिचुएशन पे आप चले जाते हैं जहां पर आपका पोटेंशियल फिक्स हो जाता है, यानी कि आपके पास नो स्पेयर कैपेसिटी, आगे प्रोड्यूस करने की गुंजाइश नहीं है, तो उस पॉइंट पे आपके आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं आता, वो अपनी जगह पे खड़ा रहता है और आप हाइपर के फेज में एंटर हो जाते हैं। तो ये पहला पार्ट सवाल का हो गया कि यार अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा उससे आउटपुट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एंड द प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमी। तो पहला पार्ट सॉरी यहां तक चल रहा है। आउटपुट और प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आउटपुट की कहानी मैंने आपको बता दी। अब अगर मैं प्राइस की कहानी भी लेके चलूं तो उसमें क्या केस था बेटा? अव्वल तो हम लोगों ने हमेशा ये चीज पढ़ी है कि जब भी एडी बढ़ता है तो आपके पास प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाती है, आपके पास इन्फ्लेशन आना शुरू हो जाती है। लेकिन हम लोगों ने डिफरेंट केसेस ये भी पढ़े हैं कि जब आपका एडी बढ़ रहा है, एट द सेम टाइम अगर आपकी एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ जाती है। याद करें, अगर आपकी एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ जाती है, यानी कि आपके पास स्पेयर प्रोडक्शन आ गई, आपके पास सप्लाई बढ़ाने की गुंजाइश आ गई है, उस पॉइंट पे इट इज नॉट ऑलवेज द केस कि आपकी प्राइजेस बढ़ना शुरू हो जाए। ठीक है? जरूरी नहीं है कि आपकी प्राइस हमेशा बढ़े, वो सेम भी रह सकती है। समझ रहे हैं बात को? तो पहला पार्ट आपका यहां पे आ गया। एंड कंसिडर व्हेन सच इंक्रीजेस में बिकम अ प्रॉब्लम। और मुझे ये बताएं कि ये इंक्रीज कब आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। अब बेटा प्रॉब्लम तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ वो हाइपर इन्फ्लेशन के अंदर ही बन सकती है, जहां पे आपके पास सप्लाई बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ती रहती है, उस पॉइंट पे आपकी प्राइसेस भी बढ़ रही हैं, उस पॉइंट पे आपका रियल जीडीपी भी कांस्टेंट है, तो आपके पास नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो आप बेटा यहाँ पे जरा इसकी मार्किंग स्कीम को देखिएगा। अच्छा, जब भी आप बेटा मैक्रो को लेबल करते हैं ना डायग्राम को, तो जीडीपी के साथ रियल लिख दिया करें। कुछ बच्चे लिखते हैं, कुछ नहीं लिखते। मैंने भी कई डायग्रामों में लिखा हुआ है, कई में नहीं लिखा हुआ, तो आप लोग रियल जीडीपी लिख लिया करो। अच्छा बेटा, AO1 3 मार्क्स किस चीज़ के मिलेंगे आपको? आपको एग्रीगेट डिमांड डिफाइन करने के मिलेंगे, आपको एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स बताने के मिलेंगे जी, कि एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। आपके पास प्राइसेस बढ़ रही होती हैं, आपका जीडीपी बढ़ रहा होता है। अब देखो, आपने ये डायग्राम बना दिया ना, क्योंकि उसने कहा था एक्सप्लेन यूजिंग डायग्राम, तो ये नॉलेज का पार्ट बन जाएगी डायग्राम, तभी नॉलेज की कैटेगरी के अंदर आ रही है। ठीक है? कंपोनेंट्स आपने बताए, ठीक है, ये आपका हिस्सा बन चुका है बेटा शुरू के 3 मार्क्स का। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, 4 मार्क 5 मार्क आपको सिर्फ इस बेसिस पे नहीं देगा, क्योंकि आपकी AO1 की जो एक क्राइटेरिया है वो मीट हो चुका है। अब आप बढ़ेंगे किधर? एनालिसिस पे। और मैंने आपको बताया कि जो डायग्राम आप ऊपर बनाते हैं उसकी एक्सप्लेनेशन वो कहाँ पे आ जाएगी? एनालिसिस।
तो पहले तो आपने उसको ये बताना है कि यार ऐसे क्या क्या रीजन हो सकते हैं जिससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाए। कोई से भी दो एग्जांपल्स दे दो, ज्यादा लंबी करने की जरूरत नहीं है, पांचों के पांचों कंपोनेंट्स के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। बेसिक आप उसको बता दें कि यार टैक्सेस कम हो गए या गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ गई या सब्सिडीज मिल गई ताकि एक्सपोर्ट्स बढ़ सके, तो ये आपकी मर्जी है। रीजन आपने बता दिए, डायग्राम को आपने एक्सप्लेन कर दिया। अब उसने ये पूछा था कि यार क्या आपका रियल जीडीपी और आपकी प्राइस लेवल, इन पे क्या अफेक्ट आएगा, क्या ये दोनों बढ़ेंगी? तो अब यहाँ पे देखें जरा, मैंने कहा नॉट नेसेसरी कि यार आपकी प्राइसेस बढ़ें। क्यों? क्योंकि अगर एट द सेम टाइम आपका एग्रीगेट सप्लाई बढ़ गया तो आपकी प्राइसेस नहीं बढ़ेंगी। हाँ, आपका जीडीपी तो कंटिन्यूसली बढ़ ही रहा है। और ये भी नेसेसरी नहीं है कि आपका जीडीपी भी हमेशा बढ़े। अगर आपकी सप्लाई बिल्कुल फिक्स हो चुकी है, आप परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई पे हैं, रिसोर्सेज कैपेसिटी आपके पास नहीं है, दिस कुड रिजल्ट इन हाइपर इन्फ्लेशन और आपका जीडीपी इंक्रीज ना हो। व्हाट इफ फुल पोटेंशियल? सही है, प्राइस विल इंक्रीज। अब इवैल्यूएशन एंड कंक्लूजन जो तीन दो मार्क का सॉरी आपके पास होता है 8 मार्क वाले सवाल में, मैंने लिखा जी इंक्रीजिंग एग्रीगेट डिमांड हेल्प्स रेस आउटपुट एंड रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट स्पेशली व्हेन देयर इज स्पेयर कैपेसिटी। कब एग्रीगेट डिमांड आपको फायदा पहुंचाता है? जब आपके पास स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल होती है। अगर आपको याद हो, ये आपका एलआरएएस है ना, तो ये एग्रीगेट डिमांड अगर बढ़ रही है तो ये मुझे तब फायदा पहुंचा रही है जब तक मैं अपने पोटेंशियल पे नहीं पहुंचा। बट इफ द इकोनॉमी इज ऑलरेडी क्लोज टू फुल कैपेसिटी, अगर मैं ऑलरेडी अपनी फुल पोटेंशियल के पास खड़ा हुआ हूं, इधर मैं इधर खड़ा हुआ हूं, तो भाई टेंशन वाली बात है। अगर यहाँ पे डिमांड बढ़ी तो इससे आपके पास इन्फ्लेशन आना शुरू हो जाएगी। तो इन कंक्लूजन, increasing aggregate demand is helpful in the short run, but if not managed well, it can lead to problems like rising prices. शुरुआत में शॉर्ट रन में मल्टीप्लायर लेके आता है, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू फिगर आउट हाउ टू इंक्रीज योर एग्रीगेट सप्लाई, ताकि आप प्राइसेस की वजह से पंगे में ना जा सकें और आपका जीडीपी जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ता रहे। डू वी नीड टू मेक नो इन्फ्लेशन? ना 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 ना, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है बेटा। 3 मार्क कितनों में एलोकेट करेंगे आप? ये डायग्राम इनफ है। क्लियर है? समझ गए? अब इसी के हम लोग जरा पार्ट बी पे चलते हैं। पार्ट बी क्या कहता है? assess whether increases in aggregate demand are the best way to reduce unemployment in a high income country। देखो अब सवाल यहाँ पे ये आता है ना, मैं बोलता हूँ जी आईफोन इज द बेस्ट फोन देयर इज इन दिस वर्ल्ड। मैं किस बेसिस पे कह रहा हूँ? कोई ना कोई तो जजमेंट होगी ना, मैं किसी ना किसी के चीज के साथ उसको कंपेयर कर ही रहूंगा ना। तो यू हैव टू कंपेयर इट विद द बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट आईफोन हैज। या फिर इसी हिसाब से जब हम लोग कहते हैं कि एग्रीगेट डिमांड हमारे पास बढ़ेगी तो इससे आपके मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, इंक्रीजिंग एग्रीगेट डिमांड इज द बेस्ट सोल्यूशन, तो बेटा यू हैव टू कंपेयर इट विद समथिंग ना। आप क्या बोलेंगे जी? कंपैरिजन करें, सप्लाई साइड के साथ करें, मॉनेटरी के साथ करें, आपकी मर्जी है जो करना चाहें। लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाना चाह रहा हूँ कि देखो इस तरीके से एग्जामिनर आपके साथ खेल रहा होता है। कहता है कि यार क्या एग्रीगेट डिमांड बढ़ाना इज द बेस्ट वे कि आपके मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाए इन अ हाई इनकम कंट्री, एक ऐसी कंट्री जो कि एक हाई इनकम कंट्री है। देखो बेटा एक चीज को तो जरा समझ लें, व्हाट इज अ हाई इनकम कंट्री? हाई इनकम कंट्री वो कंट्री है जहाँ पे जीडीपी लेवल काफी सही चल रहा होता है, जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी चल रही होती है, जहाँ पे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इतनी कॉमन नहीं होती, जहाँ पे सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट खास तौर पे इतनी कॉमन नहीं होती, क्योंकि हाई इनकम कंट्री में एग्रीगेट डिमांड बढ़ा हुआ होता है। और सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कब आती है? जब एग्रीगेट डिमांड आपका फॉल हो जाता है। समझे? इस चीज को जरा समझें, आप लोग चीजों को कैच नहीं कर पाते। ठीक है सर, ये बूम में कह सकते हैं कंज्यूमर बिजनेस कॉन्फिडेंस सर, असेस और इवैल्यूएट में रुक जाओ जरा। तो भाई आप लोग जब बात कर रहे होते हैं जरा क्वेश्चन को पढ़ लिया करें। यहाँ पे उसने लिखा हुआ है हाई इनकम कंट्री, तो पहले तो आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है कि व्हाट इज अ हाई इनकम कंट्री। हाई इनकम कंट्री वो होती है जहाँ पे आपके पास इनकम लेवल ज़्यादा होती है, स्पेंडिंग पैटर्न ज़्यादा होता है, लोग मज़े में जी रहे होते हैं, जीडीपी पर कैपिटा हाई होता है, एम्प्लॉयमेंट लेवल अच्छी होती है। यहाँ पर सिक्लिकल का एज सच कोई रुझान नहीं होता, यहाँ पर फ्रिक्शनल का एज सच कोई रुझान नहीं होता, क्योंकि डिमांड फॉर लेबर तो ऑलरेडी ज़्यादा है ना। अगर आपने एक जॉब छोड़ी है, आप दूसरी जॉब पे चले जाएंगे। ठीक है
अब यहाँ पे जो आपके की एलिमेंट्स है जिनको आपने डिफाइन करना है, देखो एग्रीगेट डिमांड आप डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि आप वो ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं। आप किससे डिफाइन कर सकते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट को। आप किसको डिफाइन कर सकते हैं? हाई इनकम कंट्री को। तो आप इनके बारे में नॉलेज यहाँ पे दे सकते हैं। आपने बताया जी डिफाइन अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल, सीजनल, सिक्लिकल, स्ट्रक्चरल, बेसिक डेफिनेशन तो आपने दे दी ना। अच्छा, फिर उसने कहा कि जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो इट इज द बेस्ट वे टू सॉल्व अनएम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी। तो वो किसकी बात कर रहा है? एक्सपेंशनरी फिजिकल या फिर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी? दोनों में से किसी एक की आपने बात करनी है। अब मेरा मशवरा है कि ज़्यादा इजियर जो फॉर्म है वो एक्सपेंशनरी फिजिकल है, जहां पे आप डायग्राम भी बना सकते हैं। ठीक है। बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स आपके पास नोट्स में ऑलरेडी लिखे हुए हैं, आप उससे हेल्प ले सकते हैं। आप उसके बारे में बता सकते हैं कि भाई फिजिकल के क्या बेनिफिट्स आपके पास आएंगे, कि सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, जीडीपी वगैरह बढ़ेगा। इसके अलावा जी इकोनॉमिक ग्रोथ आना शुरू हो जाती है, मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है। हाउ एवर अगर अनकंट्रोल्ड है तो दिस माइट रिजल्ट इन इन्फ्लेशन। आज मल्टीप्लायर है, कल को हाइपर इन्फ्लेशन में जा सकता है। ठीक है। फिर टैक्स एवेजन, टैक्स अवॉइडेंस, ये चीज़ें भी आ रही होती हैं, करप्शन आ रही होती है। आपने डायग्राम भी बनानी है भाई, और इसको लिंक क्रिएट करना है कि दिस में रिड्यूस सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अल्टरनेटिव पॉलिसी के अंदर आप किधर जाएंगे? सप्लाई साइड। आपने सप्लाई साइड के बेनिफिट्स बताए, आपने सप्लाई साइड के ड्रॉबैक्स बनाए, डायग्राम ये वाली आ जाएगी सप्लाई साइड की। और आप फिजिकल के लिए ये वाली डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, ये वाली डायग्राम आप फिजिकल के लिए बना सकते हैं। अब बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स आपके लिंक करने चाहिए सप्लाई साइड पॉलिसी के साथ, बट शुड बी रेलेवेंट टू द क्वेश्चन। में इंक्रीज क्या इंक्रीज कर सकता है भाई? आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, वर्कर्स को ट्रेन करेंगे, आप वर्कर्स को एजुकेट करेंगे तो वर्कर्स की स्किल्स बढ़ जाएंगी, वर्कर्स की नॉलेज बढ़ जाएगी, वर्कर लोग और बेहतर तरीके से काम करना शुरू करेंगे। वर्कर्स विल बिकम ऑक्यूपेशनली या जियोग्राफिकली मोबाइल, ये बात आपने बतानी है। हाउएवर अगर तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रही है, मशीन आ रही है, तो दिस में इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, दिस में रिप्लेस वर्कर्स। अच्छा, फिर उसके बाद अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है तो उसकी वजह से नए नए बिजनेसेस यहाँ पे जनरेट हो सकते हैं। नए नए बिजनेस आएंगे तो एक बिजनेस दूसरे को टेक ओवर भी करेगा, जब वो टेक ओवर का सिलसिला चलेगा तो उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ सकती है। तीसरी बात आप ये बता सकते हैं कि यार इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग पॉलिसी, काफ़ी लंबा अरसा खींच जाती है, टाइम लेती है, फौरन से इम्पैक्ट आज सच नहीं क्रिएट करती। सही है। तो ये सप्लाई साइड के इंडिविजुअल बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स। अब आपने इधर करना है कंपेयर, कंपैरिजन करना है आपने दोनों पॉलिसीज को। आपने बताया जी कि अगर आप एग्रीगेट डिमांड बढ़ाते हैं दिस कैन हेल्प रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, बट इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इन अ हाई इनकम कंट्री मेनी पीपल आर अनएम्प्लॉयड ड्यू टू रीजंस लाइक लैक ऑफ स्किल्स और रीजनल इश्यूज, नॉट जस्ट लो डिमांड। जो मैं बात आप लोगों से कर रहा था कि हाई इनकम कंट्री में सीजन जो स्ट्रक्चर क्या कहते हैं सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो काफी अनकॉमन है, वो ऐसा सच नहीं आती क्योंकि एग्रीगेट डिमांड आपकी बढ़ी हुई होती है कंटिन्यूसली। Also, if AD increases when the economy is already near full capacity, it might cause inflation instead of reducing unemployment. Relying too much on aggregate demand policies can lead to problems like higher government debt or temporary job creation that doesn't last. मैंने कहा जी अगर आप एडी इंक्रीज कर रहे हैं जब आपकी इकोनॉमी ऑलरेडी अपने फुल पोटेंशियल पे बैठी हुई है, तो इससे आपके मुल्क में क्या आ सकती है? इन्फ्लेशन आ सकती है, और अनएम्प्लॉयमेंट इससे कम शायद ना हो और ज़्यादा इन्फ्लेशन आ सकती है। रिलाइंग टू मच ऑन एडी पॉलिसीज कैन लीड टू प्रॉब्लम्स लाइक हायर गवर्नमेंट डेट, कि आपने गवर्नमेंट ने उधार ले लिए दूसरी कंट्री से, आपने गवर्नमेंट ने दूसरी कंट्री से लोन ले लिए, और टेम्पररी जॉब क्रिएशन जो कि चंद थोड़े अरसे के लिए हो। सही। कंक्लूजन क्या है? इंक्रीजिंग एडी इज यूजफुल, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना यूजफुल है, बिल्कुल है, बट इट इज नॉट ऑलवेज द बेस्ट सोल्यूशन। यहाँ पे मैंने अपनी जजमेंट दे दी कि जो आप कह रहे हैं कि इंक्रीजिंग एडी इज द बेस्ट सोल्यूशन, नो इट इज नॉट द बेस्ट सोल्यूशन। You have to use a mix of policies, including supply side ones, is often needed in high income countries for long term results. Long term results के लिए बेटा आपको supply side policy को भी साथ साथ implement करना पड़ेगा। आपको trainings देनी पड़ेंगी, आपको education देनी पड़ेगी, आपको knowledge देनी पड़ेगी, आपको skills देनी पड़ेंगी। लेकिन एट द सेम टाइम उन स्किल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए एग्रीगेट डिमांड को भी बढ़ाना पड़ेगा। वाई? क्योंकि बेटा एग्रीगेट डिमांड से बिजनेसेस ग्रो करते हैं ना। अब एक बंदे को मैंने स्किल सिखा दी है, एक बंदे को मैंने स्किल सिखा दी है, उसको सब कुछ आता है, लेकिन मुल्क में बिजनेसेस ही नहीं है, मुल्क में जॉब क्रिएशन ही नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो दीवारें पेंट करेगा क्या?
एक पीएचडी वाला बंदा दीवारें पेंट करेगा? तो बेटा यू हैव टू क्रिएट जॉब्स एज वेल, एंड जॉब्स किस तरह क्रिएट होती है? बाय इंक्रीजिंग एग्रीगेट डिमांड। कोई मसले वाली बात है बेटा? सीजनल लिख लो यार, बस सीजनल बिना इतना कंटेंट मुझे समझ नहीं आता। तीन पे फोकस कर लिया करें, फ्रिक्शनल, स्ट्रक्चरल, और ये तीसरी कौन सी थी, सिक्लिकल। इन तीन पे फोकस कर लिया करें। हाई इनकम कंट्री में तो ऑलरेडी एडी हाई नहीं, वाई पॉलिसी से एडी हो रहा है। तो बेटा वही तो वो पूछ रहा है कि हाई इनकम कंट्री में क्या एग्रीगेट डिमांड बढ़ाना इज द बेस्ट पॉलिसी टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट? बेटा टेम्परेरी जॉब क्रिएशन का मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जिस तरीके से कि भाई एक गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया, गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया छोटे अरसे के लिए, छोटे 1-2 साल के अंदर जितना हमारे पास जॉब क्रिएट हो सकती है वो हो रही है, लेकिन एकदम से जो है वो फिर मामला ऑफ होना शुरू हो गए। इसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ। जब कोविड आया था, मास्क बहुत ज़्यादा बिक रहे थे, मास्क लोग खरीदते जा रहे थे, जाहिर सी बात है फिर मास्क प्रोडक्शन के लिए हमें वर्कर्स भी चाहिए थे। कोविड खत्म हुआ, टेम्पररी है ना ये, कोविड खत्म हुआ, लोग जो है वो मास्क प्रोडक्शन से हट गए क्योंकि अब उतना फायदा नहीं हो रहा। तो अब वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट होना शुरू हो गई है। बेटा हाई इनकम कंट्री जी बूम में कंसिडर ही होती है। सर स्ट्रक्चर का ओवरव्यू दें, आई मीन स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। बेटा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है वो होती है जब पूरी की पूरी सोसाइटी पे, पूरी की पूरी इकोनॉमी पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा होता है कि जी हम लोग प्राइमरी सेक्टर से उठ के सारे सेकेंडरी सेक्टर पे चले गए। इस तरह इंडिया भी हो रहा है कि वो प्राइमरी से टर्शरी की तरफ जा रहा है, क्योंकि वो भी एग्रीकल्चरल स्टेट ही था ना पहले, अब वो काफ़ी बूम कर रहा है। तो आप प्राइमरी से सेकेंडरी चले गए तो वहाँ पे जितने भी प्राइमरी वाले लोग थे उनके पास स्किल्स नहीं है, बेरोजगार हो गए। आप मशीन्स आके वर्कर्स को रिप्लेस कर गई, जब मशीन आके वर्कर को रिप्लेस करती है तो वो टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट बन जाती है, वो भी स्ट्रक्चरल का पार्ट है। एक स्पेसिफिक रीजन में नेगेटिव इफेक्ट आया, दुकानें बंद हो गई, सारी दुकानें बंद हो गई, तो ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट है कि रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो उस कैटेगरी के अंदर आ जाता है। समझ गए बेटा बात को? अब स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात करें, स्ट्रक्चरल चेंजेस भी वही है ना कि एक सिर्फ एक बंदे को अफेक्ट नहीं आ रहा है, पूरे के पूरे खित्ते में अफेक्ट आ रहा है। और स्ट्रक्चरल चेंजेस के अंदर जो हमारे पास, अगर गवर्नमेंट के हिसाब से बात देखिए, मुझे नजर नहीं आ रहा यहाँ पे कहाँ लिखी हुई है ये बात। अगर गवर्नमेंट के हिसाब से बात लिखी हुई है या इकोनॉमी के हिसाब से बात लिखी है तो आपका निज़ाम क्या चल रहा है? बेटा हाई इनकम कंट्रीज में स्ट्रक्चरल इश्यूज इतने ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि लो इनकम जो आपकी करप्शन है, या जो आपकी क्या कहते हैं क्या बोलते हैं उसको, इनकॉम्पिटेंस है, वो यूजुअली लो इनकम कंट्रीज में दिखती है, क्योंकि आपके पास इतने कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नहीं होते, ब्यूरोक्रेसी का कोई निज़ाम नहीं होता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। Explain two possible causes of a change in the terms of trade in an economy and consider which of these causes is likely to be more important for low income country। बेटा टर्म्स ऑफ ट्रेड पूछ रहा है कि यार दो पॉसिबल कॉजेज बता दो चेंज इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। अब उसने ये नहीं कहा कि मुझे टर्म्स ऑफ ट्रेड इंक्रीज करना है, या उसने ये नहीं कहा कि मुझे टर्म्स ऑफ ट्रेड डिक्रीज करना है। उसने कहा भाई चेंज बता दो। तो ये आपकी मर्जी है, आप इंक्रीज करके बताएं, आप डिक्रीज करके बताएं, या आप दोनों बता दें, कोई मसला नहीं, आपकी मर्जी। टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है? इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस ओवर इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपको प्राइसेस बता रहा होता है कि हम लोग एक्सपोर्ट प्राइस और इंपोर्ट प्राइस के हिसाब से कि भाई अगर मैं 1 रुपए की इंपोर्ट करता हूँ तो उसके बदले में कितने परसेंट मैं कितने रुपए की मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो वो इस तरीके से आपको बता रहा होता है। एंड कंसिडर विच ऑफ दीज कॉजेज इज लाइकली टू बी मोर इंपॉर्टेंट फॉर लो इनकम कंट्री, कि लो इनकम कंट्री के लिए दोनों में से कौन सी कॉज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क डिफाइन टर्म्स ऑफ ट्रेड डेफिनेशन, बेटा नोट्स में आपके पास लिखी हुई है, वहां से आप देख सकते हैं। ये फॉर्मूला आ जाएगा, फॉर्मूला नहीं लिखोगे 1 मार्क जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ अभी से। जिस चीज़ का फॉर्मूला है और आप फॉर्मूला नहीं लिखते, आपका 1 मार्क चला जाएगा। अच्छा अब देखो, टर्म्स ऑफ ट्रेड बढ़ने के दो तरीके होते हैं, दो रास्ते हैं। या तो मैं मतलब चेंज होने के, टर्म्स ऑफ ट्रेड चेंज होने के, यहाँ पे बढ़ने का नहीं वो पूछ रहा, मैं चेंज होने का बता रहा हूँ। टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव कब हो सकता है? जब न्यूमिनेटर बढ़ जाए और डिनोमिनेटर कम हो जाए, सिंपल सी मैथ्स। न्यूमिनेटर बढ़ जाए, डिनोमिनेटर कम हो जाए, टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव होगा। टर्म्स ऑफ ट्रेड खराब कब होता है? जब डिनोमिनेटर बढ़ जाए और न्यूमिनेटर कम हो जाए।
ये आपके पास सिंपल सी बेटा मैथ्स है। इसके अंदर कोई ऐसी वो बात नहीं है कि आप लोग पहली मर्तबा पढ़ रहे हैं। न्यूमरेटर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर कम होगा, आंसर ओवरऑल इंप्रूव होता है। ठीक है, तो आपने दोनों तरीके बता दिए कि भाई इंप्रूव कैसे हो सकता है, खराब कैसे हो सकता है। अब इसकी रीजनिंग आपने नीचे देनी है। समझे? ये नॉलेज पार्ट आ गया आपका, आपने नॉलेज पार्ट दे दिया आपने। AO2 एनालिसिस। सर किस तरीके से चेंजेस आएंगी बेटा, मैंने डेप्रिसिएशन की बात कर दी है। डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, यहां पर आप जे कर्व के साथ लिंक कर सकते हैं। लो इनकम कंट्री डील्स विद प्राइमरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, सो इन इलास्टिक डिमांड माइट चेंज अ हायर प्राइस, माइट चार्ज अ हायर प्राइस। अब देखो डेप्रिसिएशन में दो तरह के इफेक्ट्स आ रहे थे। उसमें नेगेटिव इफेक्ट भी आ रहा था शॉर्ट रन में, और पॉजिटिव इफेक्ट भी आ रहा था लॉन्ग रन में। तो जब दोनों चीजें इस एक डेप्रिसिएशन से कवर अप हो सकती हैं, तो भाई मैं क्यों और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूं। डेप्रिसिएशन मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, मैंने ये भी बताया किस तरीके से वो पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा, किस तरीके से वो नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। और क्योंकि सवाल किसके साथ लिंक कर रहा था भाई, सवाल आपका लिंक कर रहा था लो इनकम कंट्री के साथ, तो आप भी करो, आप भी करेंगे भाई एनालिसिस में। लो इनकम कंट्री डील्स विद प्राइमरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम लो इनकम कंट्री हैज अ वेरी पुअर एक्सचेंज रेट। भाई पाकिस्तान इज अ लो इनकम कंट्री, बेड़ा गर्क हुआ हुआ एक्सचेंज रेट का। बांग्लादेश इज अ लो इनकम कंट्री, पाकिस्तान से भले ऊपर है, लेकिन बेड़ा गर्क हुआ है उसके भी एक्सचेंज रेट का। ईरान का, अफगानिस्तान का, सबका बेड़ा गर्क हुआ है एक्सचेंज रेट का। क्यों? क्योंकि वी ऑल आर लो इनकम कंट्रीज। हमारे पास सस्टेनेबिलिटी नहीं है, हमारे पास डेवलपमेंट की कोई ऐसा रिसोर्स अवेलेबल नहीं। एंड मेजोरिटी ऑफ लो इनकम कंट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। बेटा ये बात आप लोगों को पता है कि यूएस एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट नहीं है। चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ये अपना न्यूजीलैंड, ये लोग सारे, कनाडा, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट नहीं है। करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते, बट दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर और प्राइमरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। अब पाकिस्तान जैसी कंट्री जो कि प्राइमरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पर डिपेंडेंट है और करेंसी का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, यानी कि वो डेप्रिसिएशन के अंदर ही बैठी हुई है, तो यार उसके लिए तो बड़ी परेशानी वाली बात है कि नहीं है। तो लो इनकम कंट्री के हिसाब से मैंने बताया, प्राइमरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन आप बेचते हैं विच इज इन इलास्टिक इन नेचर, विच इज इन इलास्टिक इन नेचर, बट अगर डेप्रिसिएशन हो गई तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। बट अगेन, अगेन आप डेप्रिसिएशन को एक टाइम के लिए अगर कंसिडर ना भी करें, और आपको ये बात पता है कि आप इन इलास्टिक गुड बेचते हैं, तो आप महंगा करके बेच दें। कॉटन हमारा जो है वो एक्सपोर्ट, सबसे बड़ा एक्सपोर्ट कॉटन है, और वो इन इलास्टिक इन नेचर है ना भाई, महंगा करके बेच दो। महंगा करके बेचो, लोग खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि डिमांड इज इन इलास्टिक इन नेचर। समझे? तो मैंने एक साइड पे ये बता दिया कि डेप्रिसिएशन कैसे आपको अफेक्ट कर सकती है, एक साइड पे मैंने ये बता दिया कि यार आप किस तरीके से ज्यादा पैसे बना सकते हैं। इवैल्यूएशन, changes in export price often affect low income countries more because they depend on few key goods. If these prices fall, their terms of trade worsen. Exchange rates matter too, but less if the country trade less or controls its currency. कहता है कि देखो लो इनकम कंट्री के लिए ना बेटा एक्सपोर्ट प्राइस काफी मैटर करती है, क्यों? अगर उनके जो की एक्सपोर्ट होने वाले गुड्स हैं उन पे कोई नेगेटिव इफेक्ट आता है तो, अगर प्राइस गिरती है तो टर्म्स ऑफ ट्रेड भी खराब होगा। ये बात तो बड़ी लॉजिकल सी है। एक्सचेंज रेट भी मैटर करता है, बट अगर कंट्री जो है वो कम ट्रेडिंग करती है या फिर वो अपनी करेंसी को कंट्रोल करती है, तो फिर टर्म्स ऑफ ट्रेड के अंदर एक्सचेंज रेट का इतना कोई रुझान नहीं होगा। ओवरऑल कंक्लूजन इज फॉर लो इनकम कंट्रीज चेंजेस इन एक्सपोर्ट प्राइस यूजुअली हैव अ बिगर इफेक्ट ऑन टर्म्स ऑफ ट्रेड देन एक्सचेंज रेट मूवमेंट। अब देखो मैं यहाँ पे इन दो को कंपेयर कर रहा था, एक्सचेंज रेट को और एक्सपोर्ट प्राइस को। तो मैंने कहा जी भाई ओवरऑल देखा जाए तो एक्सपोर्ट प्राइस का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू एक्सचेंज रेट मूवमेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। समझ गए बेटा बात को? सर इन्फ्लेशन बोला तो है, क्या मतलब इन्फ्लेशन बोला तो? सर आगे पॉजिटिव एस्पेक्ट बताएं सिर्फ करेंसी। समझे? मैं आपका, आप दोनों का क्वेश्चन नहीं समझा मैं। जी, एप्रिसिएशन इज बेनिफिशियल इन द शॉर्ट रन, आप चाहें लिखना तो लिख सकते हैं, बट देखें केस के साथ मैंने मैंने डेप्रिसिएशन क्यों लिखा है। मैंने डेप्रिसिएशन इसलिए लिखा है क्योंकि वो कह रहा है लो इनकम कंट्री, तो लो इनकम कंट्री में एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी इतना कॉमन नहीं होता। लाइक इन्फ्लेशन से एक्सपोर्ट प्राइस बढ़े तो बेटा वो तो फिर टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव हो जाएगा ना आपका। सर व्हाट इज द कॉज ऑफ पाकिस्तान डेप्रिशिएटेड करेंसी? बेटा हमारे एक्सपोर्ट्स ही नहीं है ना। अब हमारे एक्सपोर्ट्स नहीं होंगे तो हमारी डिमांड कैसे बढ़ेगी करेंसी? करेंसी की वैल्यू गिर जाती है। और जितने हमारे अच्छे माशाल्लाह से हुक्मरान बैठे हुए हैं, और जितने हमारे अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह का बड़ा एहसान है
कि ये इतने ईमानदार लोग हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, तो करेंसी तो डेप्रिशिएट होगी ना बेटा। सर एक्सपोर्ट प्राइस तो एक्सचेंज रेट पर डिपेंड करता है, नहीं करता बेटा, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। आपको रिकॉर्डिंग्स देखनी पड़ेंगी पुरानी। सो कैन वी से वी कैन डेलिबरेटली रीवैल्यू और करेंसी, बिल्कुल कर सकते हैं आप। आपने सर एक्सचेंज रेट और टर्म्स ऑफ ट्रेड क्यों कंपेयर किए? बेटा मैंने एक्सचेंज रेट और टर्म्स ऑफ ट्रेड कंपेयर नहीं की, मैंने एक्सचेंज रेट और एक्सपोर्ट प्राइस को कंपेयर किया है। सवाल पढ़ें ज़रा वापस से, आप लोग सवाल पढ़ के पता नहीं भूल जाते हो। बादाम खाया करो भाई। कहता है कि दोनों में से कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर अ लो इनकम कंट्री, टर्म्स ऑफ ट्रेड में चेंज कैसे आता है, और दोनों में से कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट की फैक्टर है आपके लिए। मैंने जो दो की फैक्टर्स यहाँ पे बताए हैं, एक मैंने बताया डेप्रीसिएशन और एक मैंने बताया है एक्सपोर्ट प्राइस, कि डिमांड इन इलास्टिक है तो महंगा बेचो। मेरा कंपैरिजन इन दो के बेसिस पे था कि दोनों में से कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझी पूर्वा? बट वाई डोंट अदर कंट्रीज इम्पोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान एज इट इज चीपर कंपेयर टू अदर? बेटा मैं एक इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ। मैं मेरे घर के सामने दो रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं। एक रेस्टोरेंट जो है वो 100 रुपए की बिरयानी दे रहा है, दूसरा 500 रुपए की बिरयानी दे रहा है। लेकिन आपको ये बात बिल्कुल पता है कि 100 रुपए की बिरयानी वाला जो है उसकी क्वालिटी बहुत गंदी है, वो बहुत गंदी तरीके से बिरयानी बनाता है, कोई उसकी हाइजीन नहीं है, और जो है वो गंदे हाथों से जो वेटर्स हैं और वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं। लेकिन जो बिरयानी 500 रुपए की दे रहा है, वो हाइजीन का भी ख्याल रखता है, क्वालिटी भी अच्छी रखता है, चिकन भी जिंदा जिंदा मुर्गी डालता है। वो जिंदा मतलब कि वो प्रॉपर तरीके से हलाल करके, मरी हुई मुर्गियां नहीं डालता जो हमारे यहाँ पे होता है। कहाँ से खाएंगी आप हादिया? जी हादिया, कहाँ से खाना द बेटर वन ना। तो आप मेरा पॉइंट समझ गई होंगी, मेरा ख्याल है अब तक, या नहीं समझी? समझी या नहीं समझी हादिया? बेटा मैं आपको ना, अब्दुल हादी, मैं आपको आपको मैं 50 रुपए वाली बिरयानी ले देता हूँ, जो हम लोग फिर कौवों की बनाएंगे। ठीक है? कौवों को खाना देंगे, ले जाएंगे तो उनको पकड़ लेंगे, उनको ज़िबा करके फिर आपको मैं बिरयानी बना दूंगा 50 रुपए वाली, आपको थोड़ा और मज़ा आ जाएगा। सही है? असेस द एक्सटेंट टू विच। सर लेकिन मुझे अभी भी नहीं समझ आ रहा, एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ना या कॉस्ट थोड़ी है। बेटा है, आपको टर्म्स ऑफ ट्रेड देखना पड़ेगा वापस से। देखो आप लोग क्यों फंस रहे हो, क्योंकि आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो। आप क्लास के बाद जाएं, टर्म्स ऑफ ट्रेड की रिकॉर्डिंग देखें, वो रिकॉर्डिंग देखने के बाद ये क्वेश्चन वापस से पढ़िएगा। सर फिर फुटबॉल और सर्जिकल आइटम्स एक्सपोर्ट करते हैं तो देखो, फुटबॉल एंड सर्जिकल आइटम इज अ पार्ट ऑफ योर एक्सपोर्ट ना, योर एक्सपोर्ट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दैट। समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर आपकी एक्सपोर्ट 100% है, तो फुटबॉल और सर्जिकल आइटम कितना होगा? 20% या ऐसे कुछ एक अजम्पशन है, मुझे नहीं पता कितना है। 20% होगी। कॉटन आपकी 20% होगी। रिमेनिंग 60% तो यूर एक्सपोर्टिंग शिट ना, उसमें कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। शिटीएस्ट क्वालिटी इन द वर्ल्ड हम लोग वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या है आपके पास एक्सपोर्ट करने का, सिवाय कॉटन के या कुछ के? तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि हम लोग बहुत बड़े जिन हैं एक्सपोर्ट मार्केट में। आप कुछ नहीं हो। समझे बात को? तो ये चीजें भी मैटर की जाती हैं। आपने प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट बढ़ाया, प्राइस ऑफ इंपोर्ट कम किया, टर्म्स ऑफ इंप्रूवमेंट का लिखना है। हाँ जी ऐसा ही है, यही सवाल आप कर सकती हैं। assess the extent to which different tools of production can impact on the terms of trade in an economy। अब देखो, फॉर्मूला क्या था? एक्सपोर्ट प्राइस ओवर इंपोर्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। सर इफ आई राइट दैट पाकिस्तान इकोनॉमी हैज नॉट बीन वेरी वेल इन एग्जाम्स, हाँ नहीं नहीं क्यों डिडक्ट करेंगे, लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं। ये आपका फॉर्मूला था। ठीक है? अब देखें, अगर आपके ऊपर टैरिफ लगता है, प्रोटेक्शनिज्म लगता है, तो उसूलन तो इंपोर्ट्स कम होने चाहिए, उसूलन इंपोर्ट्स कम होने चाहिए। लेकिन बेटा मेरा, जब टैरिफ लगेगा या कोटा लगेगा तो आपकी इंपोर्ट प्राइस बढ़ जाएगी, आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड खराब हो जाएगा। देखो यही चीजें हैं जिसमें एग्जामिनर खेलता है। तभी बोलता हूँ रिवीजन किया करो, एक्सपोर्ट प्राइस अपनी जगह पर है।
अच्छा तो बेटा, हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी। तो कहता है जी प्रोटेक्शनिज्म करने से आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो क्या इम्पैक्ट आएगा उसके ऊपर। तो बेटा इंपोर्ट प्राइस तो बढ़ जाएगी ना आपकी, टर्म्स ऑफ ट्रेड आपका खराब हो जाता है। अब यहाँ पे जरा आंसर को देखिएगा। डिफाइन टूल्स ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, एक्सप्लेन टर्म्स ऑफ ट्रेड, किस तरीके से आपके पास जो है वो मामला लेके चलेंगे। ठीक है, टर्म्स ऑफ ट्रेड। अच्छा यहाँ पे उसने सवाल में क्या पूछा हुआ है। हाँ सॉरी, इसने सवाल में ये पूछा हुआ है कि एक्सटेंड टू विच डिफरेंट टूल्स ऑफ प्रोटेक्शनिज्म कैन इम्पैक्ट ऑन द टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमी, के डिफरेंट टूल्स ऑफ प्रोटेक्शनिज्म किस तरीके से आपके टर्म्स ऑफ ट्रेड को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। तो बेटा यहाँ पे देखो जरा, आपके पास प्रोटेक्शनिज्म के टूल्स आ गए। आपने उसको ये बताना है कि आपके टर्म्स ऑफ ट्रेड को वो कैसे इंप्रूव कर सकता है। एक सेकंड में रुकिएगा। जी, टर्म्स ऑफ ट्रेड को कैसे इंप्रूव कर सकता है, ओ टर्म्स ऑफ ट्रेड को कैसे अफेक्ट कर सकता है, एक्सप्लेन किया। टर्म्स ऑफ ट्रेड नहीं बेटा, ये इंप्रूव नहीं है, ये मिस्टेक है। इंप्रूव नहीं है ये वर्सन कर सकता है टर्म्स ऑफ ट्रेड को, क्योंकि इंपोर्ट प्राइस आपकी बढ़ जाती है ना। तो इंपोर्ट प्राइस अब आपकी बढ़ती है तो ये टर्म्स ऑफ ट्रेड को खराब करता है। अच्छा, अब आपने देखो इसकी एनालिसिस कैसे करनी है। आप टैरिफ और कोटा पे रहे, और आप एम्बार्गो एनी टू किसी भी दो के बारे में आप बात कर सकते हैं। अब देखो इसको लिंक क्रिएट करो कि यार ये टर्म्स ऑफ ट्रेड तो खराब करेगा। क्यों खराब करेगा? क्योंकि बेटा आपकी इंपोर्ट प्राइस बढ़ रही है, आपकी इंपोर्ट प्राइस बढ़ रही है। सही है, तो ये खराब तो करेगा। लेकिन जो इनके अपने बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स, बेनिफिट्स क्या हैं अपने, कि यार डोमेस्टिक मार्केट जो है वो सिक्योर हो जाती है, लोकल प्रोड्यूसर सिक्योर हो जाता है, उसकी बचत हो जाती है। लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं आती, क्वालिटी खराब आती है। ये वो सारी बेसिक कहानियां जो आपने कोटा और टैरिफ की नोट्स में प्रोटेक्शनिज्म लिखी हुई है, आपने वो चीजें एक्सप्लेन करनी है। आप यहाँ पे एडी इंक्रीज करके भी बता सकते हो कि आपका, अच्छा इसको चलो इसको ना नीचे लिखना, बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स, कि आपका एडी भी इंक्रीज होगा, उससे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और उससे क्या ड्रॉबैक्स मिलेंगे। एडी क्यों इंक्रीज हो रहा है बेटा? क्योंकि आपके इंपोर्ट्स फॉल हो रहे हैं, आपके ओवरऑल इंपोर्ट्स जो हैं वो गिर रहे हैं, तो एडी आपका बढ़ जाएगा। डायग्राम बनाए, उसको बेनिफिट्स ड्रॉबैक्स के साथ लिंक कर दें। अब उसने इम्पैक्ट पूछा हुआ था, तो बेटा इम्पैक्ट ऑफ प्रोटेक्शनिज्म टूल्स लाइक टैरिफ एंड सब्सिडीज, या टैरिफ एंड सब्सिडीज तो नहीं है यहाँ पे, मतलब मैंने जनरल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, कोटा की बात आप लोग लिखेंगे। डिपेंड्स अपॉन द कंट्री एंड हाउ अदर्स रिएक्ट, कि भाई ये मुझ पर डिपेंड करता है और मेरे ट्रेडिंग पार्टनर पर डिपेंड करता है कि वो कैसे रिएक्ट करेगा। समटाइम्स प्रोटेक्शनिज्म कैन इंप्रूव टर्म्स ऑफ ट्रेड बट इट इज नॉट गारंटीड। इफ अदर कंट्रीज रिस्पॉन्ड टू रिटेलिएशन, कि वो अपना टैरिफ लगा दें और वो जो है वो एक्सपोर्ट करना छोड़ दें आपके साथ, तो आपका जो बेनिफिट है वो नील आउट हो जाएगा, उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। Smaller or weaker economies may also not have enough power to change the world price, so the effect can be very small. Over time, too much protection can make local firm less competitive and reduce efficiency, which worsens the terms of trade, कि वो और खराब हो जाता है। क्योंकि देखो आपकी क्वालिटी अगर खराब हो गई तो आप महंगा तो बेच नहीं सकते, आपकी एफिशिएंसी गिर जाती है, प्रोडक्ट क्वालिटी गिर जाती है, प्रोडक्ट प्राइस गिर जाती है, टर्म्स ऑफ ट्रेड और ज्यादा गिरना शुरू हो जाएगा। Protectionism tools can help in some cases, but often the effects are small or even harmful, especially if they cause retaliation or lower efficiency। कि जी प्रोटेक्शन आपको कुछ केसेस में हेल्प कर सकता है, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो इतना फायदेमंद आपके लिए टर्म्स ऑफ ट्रेड के हिसाब से नहीं। एक्सपोर्ट कोटा टू डोमेस्टिक, टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन स्टेज विद इन द कंट्री दैट इज गुड क्वालिटी। अगर प्राइसेस बढ़ती है टर्म्स ऑफ ट्रेड बढ़ेगा जी। यूएसए ने जो टैरिफ लगाया है चाइना के ऊपर, वो बेनिफिशियल है यूएसए का टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव करने के लिए। बेटा टर्म्स ऑफ ट्रेड तो खराब हो जाएगा ना, इंपोर्ट प्राइस बढ़ जाएगी। टर्म्स ऑफ ट्रेड के फॉर्मूले से देखा जाता है, एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ेगी तो फायदा है, इंपोर्ट प्राइस कम होगी तो फायदा है।
वहां पर इंपोर्ट प्राइस आपकी बढ़ रही है तो नुकसान है। टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूवमेंट डजंट मीन इंप्रूवमेंट इन बीओपी, सो वर्सन डीओटी गुड फॉर बीओपी स्टेबिलिटी, कैन कह सकते हैं जी। एक्सपोर्ट सब्सिडी से भी खराब ही होगा। सर हाउ विल प्रोटेक्शनिज्म समटाइम्स इम्प्रूव टर्म्स ऑफ ट्रेड? बेटा समटाइम्स इस तरीके से इम्प्रूव हो सकता है टर्म्स ऑफ ट्रेड के, जो ऊपर एक बात आयशा ने की थी कि हम लोग अगर, आयशा ने ही की थी कि हम लोग अगर लोकल प्रोड्यूसर्स के ऊपर कोटा लगा दें कि आप पहले 100 यूनिट बाहर एक्सपोर्ट करते थे, अब आप खाली 50 कर सकते हैं, तो वही शॉर्टेज हो जाएगी ना, तो उससे आपकी प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाती है, टर्म्स ऑफ ट्रेड आपका इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। समझ गए? लेकिन आपको इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर ये पॉइंट आपको नहीं समझ आया या नहीं डेवलप करना आ रहा, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है इसके बारे में। क्लियर है? समझ गए? चले बेटा, क्लास ऑफ करें, अल्लाह हाफिज। सर इंटरनेशनल शॉर्टेज कैसे होगी, बाकी भी तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कहाँ लिखा हुआ है इंटरनेशनल शॉर्टेज के बारे में भाई? किधर लिखा हुआ है? सर जब, अरे भाई इधर कहाँ, इसमें कहीं लिखा हुआ है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। अरे बेटा मेरा, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? हाँ हाँ कर सकते हैं भाई, बॉल पॉइंट यूज कर लियो यार, इस तरह के सवाल पूछ रहे। देखो स्मॉल जो फर्म्स हैं उनमें डिपेंड करता है ना, अगर पूरी दुनिया ही एक चीज पे अग्री हो जाती है कि भाई हमने बेचना ही नहीं, वॉर हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, तो फिर तो उस केस में आपके पास प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं। चले बेटा, क्लास ऑफ करें, अल्लाह हाफ़िज़।